सोचो, एक ऐसा स्कैम जहां मौत एक फॉर्मूला थी और इंसान बस एक नंबर, जहां जीते जी लोगों को चुना जा रहा था मरने के लिए और उनकी मौत का पैसा पहले से ही सेट था कि तेरा कितना और मेरा कितना। 1 अप्रैल 2018 हरियाणा के रोहतक जिले में सुबह के 7 बज रहे थे जब उस गांव का एक किसान अजीत सिंह अपनी बीवी सातवंती के साथ एक भैंस खरीदने के लिए अपने घर से निकलता है और गांव से 8 किलोमीटर दूर जब वो बस से सफर करके मार्केट पहुंचते हैं और जब वो बस से उतरते हैं तब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही वो बस से कुछ दूरी तक चल के गए उतने में पीछे से एक तेज रफ्तार i20 आती है और अजीत को टक्कर मार के वहां से भाग जाती है। और इस एक्सीडेंट के कुछ ही मिनटों में मौके पे मौजूद लोगों ने अजीत को जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उस वक्त अजीत की बीवी को ये नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने अजीत को चेक किया तब उन्होंने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया और अब अजीत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब चूंकि ये एक हिट एंड रन केस था, इसीलिए अजीत की बीवी सातवंती उसी दिन सुबह 11 बजे हिसार के सदर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां मौजूद ऑफिसर इंचार्ज सेक्शन 279 ऑफ रैश ड्राइविंग और सेक्शन 304A लगाते हुए एक FIR रजिस्टर करते हैं। और इन सब के बाद पुलिस जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब पुलिस के सामने अजीत की वाइफ, उसके भाई और उसके भतीजे ने बॉडी की पहचान की और पुलिस ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि अजीत के नाक और मुंह से खून आ रहा था, उसके सीने का दाहिना हिस्सा अंदर की तरफ दबा हुआ था, मानो जैसे कि अंदर की पसलियां टूट गई हो, और सबसे ज्यादा उसके सर और चेहरे पे चोट आई थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट से लगने वाले अंदरूनी चोट को बता के केस को क्लोज कर दिया गया। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अजीत के बाद उसके परिवार का क्या हुआ होगा या फिर वो कैसे उभरे होंगे इतने बड़े झटके से, तो बता दूं कि जाने से पहले अजीत ने सिक्योरिटी के नाम पे एक पॉलिसी ले रखी थी, वो भी एक नहीं बल्कि 4 कंपनी से, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि 5,000 के एवरेज प्रीमियम के बाद अगर अजीत की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को हर कंपनी से कम 25 लाख रुपए तक की कंपेंसेशन मिलेंगे। इसीलिए इस इंसिडेंट के बस 3 महीने बाद पॉलिसी के सारे पेपर्स और डेथ सर्टिफिकेट को लेके अजीत की वाइफ सातवंती पहुंचते हैं बजाज एलियंस के ऑफिस में और अपनी पॉलिसी के अमाउंट को क्लेम करने के लिए वो अप्लाई कर देती है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अजीत का इस तरह से जाना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया में हर साल 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है। इसीलिए अजीत भी उन्हीं में से एक थे जिनका सफर रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया। ओके, तो अभी अभी आपने ये जो स्टोरी सुनी जिसे सुन के शायद आपको बुरा लगा होगा, क्या हो अगर मैं कहूं कि अजीत की मौत पहले से तय थी और तो और उन्हें चुना गया था उस एक्सीडेंट के लिए। और उससे भी शॉकिंग बात, अजीत की एक्सीडेंट की प्लानिंग में उसकी वाइफ, उसकी फैमिली और खुद अजीत इन्वॉल्व थे। तो क्या आप मानोगे? नहीं ना? वेल, मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं भी पहले यही सोचता था कि कोई जानबूझ के खुद के ही एक्सीडेंट की प्लानिंग क्यों करेगा। फिर मुझे पता चला इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस स्कैम के बारे में। अब आपको जान के हैरानी होगी कि 2017 से लेके 2019 के बीच में हरियाणा के कुछ जिलों में सैकड़ों लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। तो जब इस मामले की जांच गहराई से हुई तब पता चला कि इतने सारे लोगों का मरना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब एक सोची समझी साजिश थी और इन सब में कुछ बातें कॉमन थी, जैसे कि पहली, ये सारे लोग किसान थे और दूसरा, इन सारे लोगों ने एक्सीडेंट से कुछ ही महीने पहले अपने लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा था और तीसरा, इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में पहले कभी इंश्योरेंस लिया ही नहीं था। तो इस केस में ना आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा और वो ये है कि इन सभी मामलों में FIR एक ही तरीके से लिखी गई थी, जिसमें गाड़ी पीछे से टक्कर मार के भाग जाती थी और जब तक अस्पताल पहुंच पाते थे तब तक जान जा चुकी होती थी। और हर बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ चोट लगने की वजह से इंटरनल ऑर्गन्स का फेल होना ही बताया जाता था। लेकिन जब इंक्वायरी बिठाई गई तब पता चला कि जितने भी लोग मरे थे उनमें से ज्यादातर लोगों को पहले से ही कैंसर या दूसरी ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो बस कुछ ही महीनों के मेहमान थे। मतलब हरियाणा में उस वक्त एक ऐसा गैंग ऑपरेट कर रहा था जिसका मास्टरमाइंड पवन कुमार बोरिया था, जिसने पैसे कमाने का एक ऐसा तरीका निकाला कि आप सोच भी नहीं सकते।
तो इस गैंग ने सबसे पहले तो उन लोगों को चुना जो कि पहले से ही किसी बड़ी बीमारी के शिकार थे, जैसे कि कैंसर, जिनके पास बस 4 या 6 महीने बचे हुए थे, और वो लोग उनके परिवार को कन्विंस कर लेते थे कि हम इनके लिए एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे जिसकी मंथली एवरेज प्रीमियम होगी 5000। और जैसे ही इनकी मौत कैंसर की वजह से हो जाती है, आप बस हमें बॉडी दे देना और हम इसे एक एक्सीडेंटल डेथ दिखा के बाद में इंश्योरेंस को क्लेम करेंगे। और इस तरीके से सिर्फ अजीत नहीं, उनके जैसे सैकड़ों केस निकलकर सामने आते हैं हरियाणा के 3 जिलों से, हिसार, सोनीपत और पानीपत। और कमाल की बात तो यह है कि इस गैंग ने सिर्फ एक कंपनी को टारगेट नहीं किया, यहाँ पे 25 से भी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी को टारगेट किया गया और हर एक फ्रॉड में 8 से 20 लाख तक की अमाउंट को क्लेम किया गया, जिसका टोटल स्कैम 100 करोड़ से भी ज्यादा निकलकर सामने आया। तो हो सकता है कि अब आप ये बोलोगे कि हरियाणा वाला स्कैम तो कुछ ही लोगों ने किया है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां लोग सुसाइड को एक्सीडेंट बता के इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश करते हैं। और सच कहूं तो ये इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ कम नहीं है, स्कैम और फ्रॉड तो ये भी करते हैं, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। अब देखिए, इंडिया में आपको ऐसे हजारों केस देखने को मिल जाएंगे जहां बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अपने ही कस्टमर के क्लेम को जानबूझ के रिजेक्ट कर देती है या पैसे देने में इतना ज्यादा डिले कर देती है कि तब तक उन पैसों की जरूरत ही खत्म हो जाए या तो वो इंसान ही खत्म हो जाए। लेकिन क्यों? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो इसी चीज पे टिका हुआ है कि आप बस प्रीमियम भरते रहो, जो कि इनके रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स है। और जब भगवान न करे आपको कभी पैसों की जरूरत पड़े, तब शुरू होती है इनकी असली सर्विस। मतलब ये आपको ऐसे ऐसे नियम और कानून बताएंगे कि जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी ही खत्म हो जाए उन पैसों को क्लेम करने की। और अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है या किसी तरीके से आप एलिजिबल हो जाते हो उन पैसों को क्लेम करने के लिए, तो ये आपसे सारे फालतू के डॉक्यूमेंट्स मांग मांग के आपको इतना परेशान कर देंगे कि उस वक्त आप अपना इलाज करवाओगे या इनके सो कॉल्ड एडवाइजर से बात करते फिरोगे। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये हुआ है मेरे एक क्लोज फ्रेंड के साथ। उनके पूरे फैमिली का एक फ्लॉटर प्लान था जिसका वो साल का 24,000 भर रहे थे। उनकी 3 साल की बेटी है जिसकी तबीयत खराब होती है, और जब वो 5 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वालों का ये कहना था कि सर आप क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो, इसलिए आप क्लेम नहीं कर पाओगे। और पूरा 90,000 उन्होंने अपनी सेविंग्स में से दिया। इसीलिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां बहुत सारे लोग किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प ना मिलने पे कर्ज लेकर या कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके सबसे पहले तो इलाज कराने पे ध्यान देते हैं और बाद में 100-100 रुपए के बिल तक को संभाल के रखते हैं ताकि बाद में उन पैसों को क्लेम कर सके। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि इन सब का उन्हें आधा भी नहीं मिलने वाला। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यह आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। पहले समझते हैं कि IRDAI का इन रिपोर्टेड इंश्योरेंस कंपनी के बारे में क्या कहना है। तो इसका मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इंश्योर करती है कि इंडिया के सभी इंश्योरेंस कंपनी सही से ऑपरेट करे, जहां ना किसी इन्वेस्टर के साथ गलत हो और ना किसी कंपनी या एजेंट के साथ। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एक एनुअल रिपोर्ट है साल 2022 या 2023 का, जिसमें आप अगर पेज नंबर 11 पे आओगे तो यहाँ आपको कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से मैं चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? इनका कहना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है 98.02% का है। अगर ऐसा सचमुच है तो हमें इतने बड़े बड़े स्कैम्स और फ्रॉड देखने को क्यों मिलते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें बॉम्बे हाईकोर्ट वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस केस की, तो साल 2024 जब बॉम्बे हाईकोर्ट में ओरिएंटल इंश्योरेंस पे 1 लाख रुपए का फाइन लगाया था, वो भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक सीनियर सिटीजन के क्लेम को 3 साल तक होल्ड पे डाल के रखा था। या फिर अगर हम बात करें आदित्य बिरला इंश्योरेंस वर्सेस संजीव राणा केस की, तो जब अप्रैल 2024 में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने संजीव राणा के इंश्योरेंस क्लेम को बिना किसी वैलिड रीजन के रिजेक्ट किया था, तब कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को फटकार लगाते हुए 69,000 का फाइन लगाया था, जिसमें से 54,000 पेशेंट के मेडिकल एक्सपेंसेस थे और 15,000 मेंटल हैरेसमेंट के अलग से देने थे। और अब अगर आपको ये लगता है कि ये सब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हाल ही में LIC पे भी ऐसे एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने एक इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट किया था, जिसमें मरने वाले ने अपनी मौत से पहले
11 पॉलिसी ले रखी थी, जिसमें से 10 पॉलिसी थी 1-1 लाख की और 1 पॉलिसी थी 2.5 लाख की, जिसे देने के लिए LIC ने मना करते हुए ये कहा कि इस केस के जो पेटिशनर है, जिन्होंने जिसके नाम पे पॉलिसी ली है, उनकी हेल्थ कंडीशन को छुपाया था। लेकिन सबूतों और सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट को देखते हुए बाद में कोर्ट ने LIC को 45 दिनों के अंदर 12.5 लाख, वो भी 9% इंटरेस्ट के साथ देने का ऑर्डर दिया और साथ ही साथ 30,000 मेंटल हैरेसमेंट के अलग से देने का ऑर्डर दिया। और इस तरह से न जाने और ऐसे कितने केसेस हैं जहां कंपनी अपना पैसा बचाना चाहती है तो कुछ लोग इंश्योरेंस के नाम पे कंपनी के साथ ही स्कैम करना चाहते हैं। इसीलिए अब सवाल ये बनता है कि करे क्या, हेल्थ इंश्योरेंस ले या ना ले। इस बात का जवाब मैं अभी कुछ ही मिनटों में आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझने की गलती कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रीमियम हम टाइम पे भर तो रहे हैं तो बदले में हमें कुछ न कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस का काम पैसा कमाना नहीं है, पैसा बचाना होता है। तो चलिए इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आप एक हेलमेट खरीदते हो, तो क्या वो हेलमेट आपको बदले में कोई फाइनेंशियल रिटर्न देगा? नहीं ना। लेकिन भगवान न करे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो वही 1 किलो का हेलमेट आपकी जान भी बचा सकता है। बस वही काम हेल्थ इंश्योरेंस करता है, रिटर्न देना इसका काम है ही नहीं। ये तो बस किसी हेल्थ क्राइसिस के वक्त आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। तो अब सवाल यह बनता है कि भारत जैसा देश जहां की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, यहां कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? और जितने लोगों के भी पास है, क्या वो 100% सिक्योर हैं? या वो किसी भ्रम में जी रहे हैं कि हमने पॉलिसी ले तो रखी है, टेंशन लेने की क्या ही बात है? तो अगर इस रिपोर्ट की माने तो नीति आयोग के हिसाब से हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन का 30% आज भी अनइंश्योर्ड है। मतलब 40 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। या तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, या तो वो किसी मेडिकल इमरजेंसी के वक्त अपनी सेविंग्स या लोन के भरोसे रहते हैं। और जो बाकी के बचे हुए लोग हैं, उनमें से एक आप हो सकते हो जो हेल्थ इंश्योरेंस या तो ले चुके हो या लेने वाले हो। और पता है, हम जैसे आम लोग इंश्योरेंस लेते वक्त एक गलती तो पक्का करते हैं। हम उस वक्त ये पूछते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा, पर हम कभी ये नहीं पूछते कि हमें क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि सामने वाला एडवाइजर जो है वो तो आपको 100 रीजन दे देगा उस पॉलिसी को लेने के लिए। उस बंदे ने तो सब कुछ रट लिया है। बस आपको ये ध्यान देना है कि अब जो मैं बताने वाला हूं उनमें से वो आपको क्या आसानी से देता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको देने से कतराता है। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट की जो 2 बेनिफिट्स है वो हर एडवाइजर आपसे छुपाना चाहता है। इसीलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको 10 ऐसे छुपे हुए टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक बेहतर और ट्रांसपेरेंट हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, ताकि आपकी मेहनत का पैसा यूं ही बर्बाद ना हो और भगवान न करे अगर कभी मुसीबत आए भी तो आप अपना हक छोड़ो मत, उसे ले सको। पॉइंट नंबर 1, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस सिंपल हो। मतलब इंश्योरेंस का पैसा मिलने का जो प्रोसेस होता है वो इजी और फास्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और जब उसकी फैमिली ने क्लेम किया तो डॉक्यूमेंट के अप्रूवल में ही 5 दिन लग गए। और अगर ये प्रोसेस सिंपल होता तो उसका जो 1,20,000 का बिल है वो तुरंत सेटल हो जाता। पॉइंट नंबर 2, वेटिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए। मतलब अगर किसी को पहले से ही कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज, तो इस केस में ट्रीटमेंट के लिए आपको कितना दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि कुछ केसेस में तो वेटिंग पीरियड 3 से 4 सालों का होता है। पॉइंट नंबर 3, कैशलेस नेटवर्क ज्यादा बड़ा होना चाहिए। मतलब इमरजेंसी के वक्त आप जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट हो वहां बिना पैसा दिए डायरेक्ट इंश्योरेंस से ही बिल क्लियर हो जाना चाहिए। इसी को कैशलेस नेटवर्क कहते हैं। अब इसमें फायदा ये होता है कि मान लीजिए मनोज नाम के किसी व्यक्ति को दिल्ली में हार्ट अटैक आया था और उसका इंश्योरेंस सिर्फ 5 ही हॉस्पिटल में वैलिड था, लेकिन इमरजेंसी में उन्हें जो भी हॉस्पिटल मिला वहां कैशलेस फीचर था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने 2 लाख का बिल अपने खुद के जेब से भरा। पॉइंट नंबर 4, बीमारियों के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को अच्छे से समझिए। मतलब कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा और कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इस बात को समझना पॉलिसी लेने से भी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कुछ पॉलिसी में स्किन या किडनी से रिलेटेड बीमारियों का कोई कवर नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, डे केयर या छोटे मोटे खर्चों का कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मतलब आपके पॉलिसी में उन खर्चों का भी क्लेम होना चाहिए जिनमें आपको अर्जेंट बेसिस पे एडमिट होने की जरूरत ना पड़े, जैसे कि आपके डेंटिस्ट के साथ आपका कोई अपॉइंटमेंट हो जिसमें 15,000 खर्चा हो रहा हो, या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो कि एक ही दिन में पूरा होता हो। पॉइंट नंबर 6, पॉलिसी की मैक्सिमम एज लिमिट को चेक करना कभी मत भूलना। मतलब अगर आपने बहुत ही कम उम्र में पॉलिसी ली है तो ये बात तो सच है कि आपको सस्ते में पड़ेगा, लेकिन अगर उसी पॉलिसी को आप 70 से 80 साल तक की एज तक रिन्यू कर सको तो ये तो प्लस पॉइंट हुआ ना। पॉइंट नंबर 7, एक फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल पॉलिसी को अच्छे से समझो और दोनों में फर्क करना सीखो। अब इसमें होता यह है कि फैमिली फ्लोटर एक ऐसा प्लान है जिसमें एक ही प्रीमियम से आप अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को कवर कर लेते हो। जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है शर्मा फैमिली जिसमें 6 मेंबर्स है, तो अगर वो सबके लिए अलग अलग पॉलिसी लेंगे तो उनका टोटल खर्चा 18,000 होगा, मतलब हर एक मेंबर का 3,000। और अगर वो एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले लेते हैं तो हो सकता है कि उनका काम 12,000 में ही हो जाए, जहां उनके 6,000 साल के बचेंगे। पॉइंट नंबर 8, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस कैपिंग कभी भी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब रूम रेंट हो या एम्बुलेंस हो या डॉक्टर की फीस, इन जैसे छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं वो कभी भी लिमिटेड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एडमिट भी होता है तो ऐसा ना हो कि उसकी पॉलिसी सिर्फ 2,000 रुपए पर डे वाले रूम को ही कवर करती हो। पॉइंट नंबर 9, आप जो पॉलिसी लेने वाले हो क्या वो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को कवर करती है या नहीं। मतलब एडमिट होने से पहले चलने वाले मेडिकल टेस्ट से लेके डिस्चार्ज होने के बाद चलने वाली दवाइयों के खर्चों तक, क्या वो पॉलिसी इन सारे खर्चों को कवर करती है या नहीं, ये जरूर समझिए। और अब लास्ट पॉइंट नंबर 10, मान लीजिए कि आपने साल भर कोई क्लेम किया ही नहीं, लेकिन प्रीमियम आपने बराबर टाइम पे भरा है, तो अब आगे क्या। ऐसे केस में आपके साथ ज्यादातर 2 ही चीजें हो सकती है। पहला तो ये कि आपकी जो कवरेज है वो बढ़नी चाहिए, और दूसरी या तो आप जो प्रीमियम भर रहे हो वो कम होनी चाहिए, और इसी को नो क्लेम बोनस कहते हैं। तो अगली बार याद से अपने एडवाइजर से ये जरूर पूछना कि बता क्या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा जरूर बनना। और मैं जानता हूं कि आजकल वीडियो काफी लेट आ रही है, और मैं और मेरी टीम अब से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए हर सैटरडे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहे। तो अगर आप चाहते हो कि अगली बार इंश्योरेंस कंपनी आपको हल्के में ना ले, तो इसके लिए आपको भी अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाना होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और अवेयरनेस पहुंचाना। थैंक यू।